कोलकाता का अलीपुर इलाका। हाँ। अक्सर हम इसे जानते एक शांत समृद्ध जगह के तौर पर। पुराने पेड़, सुंदर औपनिवेशिक इमारतें। बिल्कुल, एक पॉश इलाका माना जाता है। हाँ, लेकिन अक्टूबर 2025 की एक रविवार शाम इसी शांति के पीछे से एक बहुत ही खौफनाक कहानी सामने आई। 11 साल की संजना सिंह। जी, 11 साल की संजना सिंह अपने ही घर की एक अलमारी में लटकी हुई मिली और इस खबर ने पूरे शहर को झकझोर दिया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी दर्दनाक मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर घटना के तथ्य क्या थे, संजना का पारिवारिक माहौल कैसा था, पुलिस की शुरुआती जांच में क्या निकला और वो कौन से सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं है, बल्कि शायद उन परिस्थितियों को समझना है जिनकी वजह से ये सब हुआ। बिल्कुल। हाँ, ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। एक 11 साल की बच्ची, एक बंद कमरा और एक अलमारी जिसके पीछे ना जाने कितने रहस्य, कितनी अनकही बातें छुपी हैं। तो चलिए उस शाम से शुरू करते हैं जब ये सब कुछ सामने आया। ठीक है, ये अक्टूबर 2025 की बात है। रविवार की शाम थी, घड़ी में करीब 6 बज रहे थे। अलीपुर में घर था संजना की सौतीली माँ पूजा सिंह। हाँ। वो बाजार से लौटी। अच्छा। संजना के पिता भोला सिंह वो उस समय काम पर थे, किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं वो। हाँ, बताया गया था। तो पूजा जब घर पहुंची तो उन्हें कुछ अजीब लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, असामान्य सी शांति। हाँ बिल्कुल। उन्होंने संजना के कमरे का दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। और दरवाजा अंदर से बंद था। जी, दरवाजा अंदर से बंद था। अब जाहिर है एक माँ का दिल, घबराहट हुई होगी। बिल्कुल। जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। संजना अरनाल्टी अन्य लटकी हुई मिली थी। सोचकर ही अजीब लगता है। ये दृश्य तो भयानक था ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ और बातें भी थी, है ना, जो इसे और ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। शुरू से ही कुछ शक वाली बात लगी। हाँ बिल्कुल। पहली नजर में ही 2 चीजें थी जो आमतौर पर ऐसे मामलों में मिलती हैं, पर यहाँ नहीं थी। क्या? एक तो कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, कहीं भी नहीं। अच्छा। और दूसरा, शरीर पर या कमरे में कहीं भी संघर्ष के कोई साफ निशान नहीं दिख रहे थे। जबरदस्ती का कोई संकेत नहीं? शुरुआती तौर पर नहीं, बस वो अजीब सी खामोशी थी जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही थी। फिर फौरन पड़ोसियों को बताया गया और फिर पुलिस को इत्तला दी गई। और यहीं से अलीपुर की ये पहेली और गहरी होती चली गई। जी। किसी भी घटना को समझने के लिए, खासकर ऐसी दुखद घटना को, उसके किरदारों और उनके आपसी रिश्तों को समझना बहुत जरूरी हो जाता। हाँ बिल्कुल। तो संजना अपने पिता भोला सिंह और सौतीली माँ पूजा सिंह के साथ रहती थी। उसकी अपनी माँ बबीता रॉय, उनका देहांत करीब 1 साल पहले ही हुआ था। यहीं पर रिश्तों का एक पहलू है जो ध्यान खींचता है और शायद मामले को थोड़ा और जटिल बनाता है। क्या? संजना की जो सौतेली माँ थी पूजा सिंह, वो असल में उसकी सगी माँ बबीता रॉय की छोटी बहन थी। संजना की मौसी ही उसकी सौतेली माँ बनी? जी हाँ। माँ के गुजर जाने के बाद मौसी ने पिता से शादी कर ली और वो सौतेली माँ बन गई। ये अपने आप में एक अलग तरह की पारिवारिक स्थिति है। बिल्कुल। और इसके साथ एक और कनेक्शन भी सामने आया जिसने इस मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। हाँ, वो कौन सा कनेक्शन था? वो कनेक्शन ये था कि संजना की सगी माँ बबीता रॉय उस संजय रॉय की बड़ी बहन थी जिसे कलकत्ता के कुख्यात आरजी कार रेप मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था। ओहो, हाँ, वो केस तो काफी चर्चित रहा था। जी। हालांकि इस कनेक्शन का संजना की मौत से सीधे तौर पर कोई संबंध साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसने मीडिया में और आम लोगों के बीच कई तरह की अटकलों को जन्म जरूर दिया। समझ सकता हूँ। अच्छा, परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ पता चला? पिता सिक्योरिटी गार्ड थे। हाँ, पिता भोला सिंह सिक्योरिटी गार्ड थे और सौतेली माँ पूजा सिंह वो कैलकाटा नगर निगम में सिविक वॉलंटियर थी। एक सामान्य सा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार लगता है। लेकिन जब पड़ोसियों से बात हुई तो कुछ अलग बातें सामने आने लगी, है ना? हाँ, यहीं पर तस्वीर थोड़ी बदलती है। पड़ोसियों के बयानों ने इस सामान्य तस्वीर पर कुछ सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक संजना ज्यादातर चुपचाप रहती थी, घुलती मिलती कम थी। हाँ, और अक्सर उदास सी दिखती थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने कई बार घर से बच्ची के रोने की आवाजें भी सुनी थी। रोने की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं औपचारिक तौर पर। यही तो दुखद बात है। अक्सर ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि भाई ये घर का मामला है। हाँ, दखल देना ठीक नहीं।
बिल्कुल। या शायद उन्हें यकीन नहीं होता कि मामला कितना गंभीर है। नतीजा ये होता है कि मदद पहुंचने में या तो बहुत देर हो जाती है या मदद पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ। लगता तो ऐसा ही है। खैर, घटना सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। अलीपुर पुलिस स्टेशन ने इसे सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। हाँ, अननेचुरल डेथ। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जब मौत का कारण तुरंत साफ ना हो या आत्महत्या का शक हो। घर को सील कर दिया गया जांच के लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जी। और शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी उसमें इसे आत्महत्या का मामला ही बताया गया। ऐसा क्यों? देखिए, अक्सर जब लटकने से मौत होती है और बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिलते तो पहली धारणा आत्महत्या की ही बनती है। अच्छा। लेकिन पुलिस ने शुरू से ही कहा कि वो सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका कहना था कि हत्या या किसी तरह की साजिश मतलब फाउल प्ले की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। जांच के हिस्से के तौर पर माता पिता भोला सिंह और पूजा सिंह दोनों से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ के अलावा और क्या जांच हुई घटनास्थल पर? हाँ, पुलिस की जांच सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने घटनास्थल यानी संजना के कमरे का बहुत बारीकी से मुआयना किया। जैसे अलमारी की ऊंचाई कितनी थी, जिस हुक या जगह से लटकने की बात कही जा रही है वो कितनी मजबूत थी, शरीर किस कोण पर लटका हुआ मिला था, इन सब तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। अच्छा। और एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या 11 साल की बच्ची के लिए शारीरिक रूप से ये संभव था कि वो खुद अलमारी के अंदर इस तरह फांसी लगा सके? ये तो बहुत अहम सवाल है। पुलिस के लिए ये तय करना कितना मुश्किल होता होगा जब बाहरी चोट के निशान ना हो लेकिन परिस्थितियां कुछ और इशारे कर रही हो। ये जांच की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब फॉरेंसिक सबूत जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे पड़ोसियों के बयान या घर का माहौल एक दूसरे से मेल न खाएं तो सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस को हर छोटे बड़े सुराग को जोड़कर देखना होता है। इसीलिए शायद जांच का दायरा घर से बाहर भी गया, स्कूल वगैरह। जी हाँ, पुलिस ने संजना के स्कूल के दोस्तों से बात की, शायद शिक्षकों से भी पूछताछ की होगी, ये जानने के लिए कि क्या संजना डिप्रेशन में थी, क्या स्कूल में कोई उसे तंग करता था या घर पर कोई ऐसी बात थी जो वो किसी को बता नहीं पा रही थी। ये सभी एंगल जांच के लिए महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल, खासकर जब पीड़ित एक नाबालिग हो, उसकी मानसिक स्थिति, उसके रिश्ते, उसके डर, इन सब को समझना जरूरी हो जाता है। पुलिस यही करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अलीपुर के उस मोहल्ले में माहौल तेजी से बदल रहा था। हाँ, अगली सुबह। घटना की अगली सुबह जब पुलिस भोला सिंह और पूजा सिंह को पूछताछ के लिए ले जाने आई तो वहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। जी हाँ, घर के बाहर एक बड़ी और काफी गुस्साई भीड़ जमा हो गई थी। अच्छा। जैसे ही पुलिस माता पिता को बाहर लेकर आई, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। खबरें बताती हैं कि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने संजना की सौतेली माँ पूजा सिंह के साथ मारपीट तक की। हाँ, और पिता भोला सिंह को भी थप्पड़ मारे गए। ये गुस्सा ये अचानक तो नहीं फूटा होगा, है ना? जरूर पहले से लोगों के मन में कुछ शक या चिंताएं रही होंगी। बिल्कुल, वही बात है। भीड़ में से लोग चिल्ला रहे थे, हमने रात में इसके रोने की आवाजें सुनी थी, ये लोग इसे मारते थे। हो। कोई कह रहा था 11 साल की बच्ची खुद फांसी कैसे लगा सकती है। लोगों का शक और गुस्सा सीधे तौर पर माता पिता, खासकर सौतेली माँ पर था। इससे लगता है कि पड़ोसियों के मन में शायद पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा था, भले ही उन्होंने पहले कुछ कहा ना हो। बिल्कुल, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी माता पिता को उस गुस्साई भीड़ से बचाकर सुरक्षित थाने ले जाने में। ये सिर्फ मौत पर दुख जताने वाली भीड़ नहीं थी। नहीं, ये उन अनकहे जुल्मों और अनदेखी गई चेतावनियों पर उबल रहा गुस्सा था, जिसके बारे में लोग अब खुलकर बोल रहे थे। तो इस तरह घटना के कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब करीब 22 अक्टूबर तक आते आते इस मामले की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आ चुकी थी। हाँ, दो संस्करण कह सकते हैं। एक वो जो पुलिस कह रही थी और दूसरा वो जो आम लोग मान रहे थे। पुलिस का पक्ष क्या था? पुलिस का आधिकारिक पक्ष था जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित था। उस रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण एस्फिक्सिया यानी दम घुटना था, जो लटकने की वजह से हुआ। ठीक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शरीर पर लटकने के निशान, लिगेचर मार्क्स के अलावा कोई और बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। इससे जाहिर है आत्महत्या की थ्योरी को बल मिला।
लेकिन दूसरी तरफ जनता की अदालत में फैसला कुछ और ही था। बिल्कुल, मोहल्ले के लोग और फिर धीरे धीरे मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये बात जोर पकड़ने लगी कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती। लोग क्या कह रहे थे? इसे सीधे सीधे हत्या या बाल शोषण का मामला बताया जा रहा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पर वो विरोधाभास उभर कर आते हैं जो इस केस को इतना पेचीदा बनाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, कोई सुसाइड नोट नहीं था, घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था जिससे उस शाम की घटनाओं का कोई ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड मिल पाता। सही। पुलिस कह रही है कि बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन पड़ोसी लगातार घर से झगड़े और बच्ची के रोने की आवाजें आने की बात दोहरा रहे हैं। और वो दादी का बयान भी था। हाँ, खबरों के अनुसार संजना की दादी ने भी बयान दिया था कि संजना अपनी सौतेली माँ से डरी सहमी रहती थी। तो ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं खाती। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है, और अगर घर में वाकई बच्ची डरी हुई थी या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो पहले कभी कोई आधिकारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज हुई? ये सवाल भी है। ये विरोधाभास, ये सिर्फ तथ्यों का अंतर नहीं है, ये शायद जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हैं। और व्यवस्था पर, जनता के भरोसे पर भी। जब फोरेंसिक सबूत और लोगों के अनुभव या बयान इतने अलग हों, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पर यकीन किया जाए। हाँ, ये जांचकर्ताओं के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होती होगी। बिल्कुल, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधें और सच्चाई को कैसे उजागर करें। ये खबर सिर्फ अलीपुर या कोलकाता तक ही सीमित नहीं रही। जैसा आपने कहा, देखते देखते ये पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चा का विषय बन गई। हाँ, मीडिया ने भी इस कहानी को काफी प्रमुखता दी। और मीडिया कवरेज में उस पारिवारिक कनेक्शन पर काफी जोर दिया गया जिसका हमने पहले जिक्र किया था, आरजी कार केस वाला। जी हाँ, संजना की मां का आरजी कार रेप मर्डर केस के दोषी संजय रॉय की बहन होना, इस पर काफी फोकस रहा। इस कनेक्शन ने मामले को सिर्फ सनसनीखेज बनाया या इसका कोई गहरा असर भी था जांच पर या लोगों की सोच पर? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि जांच पर इसका सीधा असर पड़ा या नहीं, लेकिन लोगों की धारणा पर इसका असर जरूर पड़ा होगा। कैसे? जब किसी मामले में ऐसा कोई पुराना आपराधिक या विवादास्पद लिंक जुड़ जाता है, तो लोग अक्सर कहानी के टुकड़ों को अपने हिसाब से जोड़ने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। इससे मुख्य घटना से ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। लेकिन इन तमाम अटकलों, बहसों और सनसनी के बीच एक कड़वी सच्चाई अपनी जगह खड़ी थी। क्या? कि कोलकाता के एक पॉश, सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक 11 साल की बच्ची अपने ही घर के बंद कमरे में एक अलमारी के अंदर मृत पाई गई थी। यह अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हकीकत है। घटना को हुए अब कुछ समय बीत चुका है, लेकिन जैसा कि ऐसे जटिल मामलों में अक्सर होता है, कई अहम सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। हाँ, जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह से ना मिल पाएं। सबसे बुनियादी सवालों में से एक तो यही है कि उस शाम संजना घर पर अकेली क्यों थी? क्या ऐसा अक्सर होता था? ये एक अहम सवाल है। दूसरा, क्या फोरेंसिक जांच में वाकई संघर्ष का कोई भी छोटे से छोटा निशान नहीं मिला? कभी कभी शुरुआती रिपोर्ट पूरी तस्वीर नहीं देती। हो सकता है बाद में कुछ और पता चले। हाँ, ज्यादा गहराई से जांच करने पर कुछ और सामने आ सकता है। फिर पड़ोसियों के दावों को देखते हुए ये सवाल भी उठता है कि क्या संजना के साथ नियमित रूप से दुर्व्यवहार होता था, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं? और स्कूल में, क्या स्कूल में किसी ने, चाहे वो दोस्त हो या शिक्षक, कभी उसके व्यवहार में या शरीर पर कुछ असामान्य देखा था जिसे उस समय शायद नजरअंदाज कर दिया गया हो? ये भी जांच का विषय है। और अगर हम एक पल के लिए पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट को ही मान लें कि ये आत्महत्या थी। हाँ, तो सबसे बड़ा और तकलीफदेह सवाल खड़ा होता है, आखिर एक 11 साल की बच्ची के मन में ऐसी कौन सी निराशा, ऐसा कौन सा दर्द या डर समा गया था कि उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? उसके इस कदम के पीछे की वजह क्या थी, ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भले ही आत्महत्या की ओर इशारा किया हो, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, बहुत से लोगों के लिए, खासकर पड़ोसियों और शायद परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के लिए, न्याय अधूरा सा लगता है। हाँ, उन्हें लगता है कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। और यहीं पर ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हम केवल फोरेंसिक सबूतों पर पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं, खासकर तब जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जैसे पड़ोसियों के लगातार दिए जा रहे बयान, बच्ची का कथित डरा हुआ व्यवहार, हाँ, जब ये सब किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हों। जांच का मतलब ही होता है हर पहलू को देखना, हर आवाज को सुनना। सिर्फ एक रिपोर्ट पर टिके रहना काफी नहीं होता। हर अप्राकृतिक मौत के पीछे, जैसा कि पुलिस इसे दर्ज करती है, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, एक कहानी होती है, एक आवाज होती है। हाँ, एक आवाज होती है जो शायद अपनी जिंदगी में कभी सुनी नहीं गई।
संजना सिंह की कहानी सिर्फ एक अलमारी के रहस्य की कहानी नहीं है। नहीं। ये शायद उन अनगिनत खामोश घरों की कहानी भी है जहां बच्चे अंदर ही अंदर रोते हैं, तकलीफ सहते हैं, पर उनकी सिसकियां दीवारों के बाहर नहीं आ पाती। और कई बार जब वो सिसकियां बाहर आती भी हैं या पड़ोसी कुछ भांपते भी हैं, तो समाज या व्यवस्था समय पर प्रतिक्रिया देने में नाकाम रहती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक समुदाय के तौर पर आस पड़ोस के लोगों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या हम उन संकेतों को पहचानने में चूक जाते हैं जो किसी बच्चे की तकलीफ की ओर इशारा कर रहे होते हैं? ये थी अलीपुर कोलकाता की वार्डरोब मिस्ट्री पर हमारी आज की चर्चा, जो हमें उपलब्ध जानकारी और स्रोतों पर आधारित थी। पुलिस की जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि समय के साथ शायद कुछ और तथ्य सामने आए जो इस गुत्थी को सुलझा सके। इस तरह की घटनाएं हमें बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू माहौल के महत्व की बार-बार याद दिलाती हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें लगातार बात करने और समाधान खोजने की जरूरत है। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, मानसिक तनाव या अकेलेपन का सामना कर रहा है, तो कृपया चुप ना रहें। मदद मौजूद है। चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर है 1098। जी, 1098। ये 24 घंटे चलने वाली मुफ्त और गोपनीय हेल्पलाइन सेवा है जो हर बच्चे की सुरक्षा और सहायता के लिए काम करती है। अंत में ये मामला हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई को जानना और उसे साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम अपने सबसे कमजोर सदस्यों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को कैसे बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं। ये महज एक खबर नहीं, बल्कि हम सब के लिए आत्मचिंतन का विषय है।